रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रीट बेसिकली स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाता है। 2-2.5 साल पहले सेबी ने उसको घटा के बोल दिया कि आप 500 करोड़ तक भी कर सकते हो। जैसे कोई बड़ा बिल्डर पैसा कमा रहा है या कोई कॉलोनाइजर पैसा कमा रहा है, डे 1 पे क्यों नहीं। बट आपने तो बीच में टर्म यूज किया था डिबेंचर, वो क्या होता है सर? मतलब शेयर्स और डिबेंचर्स एक ही चीज होती है? नहीं, शेयर और डिबेंचर इज डेट फंड। आपने मुझे उधार दिया है तो मैं आपको एक कागज लिख के दूंगा, ठीक है। तो लीगली जब आप किसी कंपनी को पैसा दे रहे हो जिसमें आप पार्टनर भी हो या आप शेयर होल्डर भी हो, तो वो डिबेंचर इशू करती है। तो एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि आपने मुझे डेट दिया है, डेट के अगेंस्ट में आपको एक लेटर इशू कर रहा हूँ कि यार इस कंपनी में आपने मुझे पैसा दिया है, ये मेरी गारंटी लेटर है। बड़ा सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ मैं, डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा होता है, बट दैट इज फॉर योर ओन गुड। हाँ सर, एज ए इन्वेस्टर मेरा एक क्वेश्चन है कि मुझे अगर वो छोटा सा आम आदमी 10 लाख वाला इन्वेस्टर बनना है तो मैं कैसे इन कंपनियों के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, वो बेनिफिट जो है वो मैं ले सकता हूँ? हाँ, तो अभी जो इकोसिस्टम की कंपनीज हैं, मैंने जो बोला स्टार्टअप प्रॉप हुआ, प्रॉप शेयर या एजबिट, ये 3 कंपनी जो अपने आप को प्रॉप टेक बोलती हैं। इनके साथ करने का बड़ा सिंपल तरीका ये म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड आप समझते हो, म्यूचुअल फंड है, ये आपसे पैसा लेंगी, आपको एक डॉक्यूमेंट इशू करेंगी, वो डिबेंचर भी हो सकता है, वो प्रॉपर्टी ओनरशिप के डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने रिट बना रखा है किसी प्रॉपर्टी का तो फिर आपको शेयर होल्डिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपसे पैसा लेंगे, वो उस बिल्डर को देंगे और रेंटल इनकम आपको आने लगेगी। बड़ा सिंपल सा, ये 3 कंपनी की बात कर रहा हूँ। अब एक कंपनी नहीं आई है अल्ट DRX, ये लोग अपने आप को फिनटेक बोलते हैं। ये RBI से फिनटेक का लाइसेंस ले आए। इनका कॉन्सेप्ट बड़ा अपीलिंग है कि आप 1 स्क्वायर फीट जमीन भी खरीद सकते हो, तो आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, जो प्रॉपटेक में तो नहीं हो सकता, अभी भी 10 लाख की लिमिट है। उनका कॉन्सेप्ट है आप हमारे साथ 1 स्क्वायर फीट का पैसा आप दीजिए, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करिए, आपको एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है वो दे देंगे, कंप्लीटली ऐप बेस्ड है। अब इकोसिस्टम क्योंकि नया है तो और इसके लिए आपको बड़ा सतर्क भी रहना है। बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं, आपको हॉलीडे होम बेचेंगी, एक ये बंगला खरीद लो, एक ये ले लो, इसमें आप पार्टनर बन जाओ, 30 नाइट आपको फ्री, 20 नाइट फ्री। अभी कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बट ये फ्रैक्शनल नहीं है, ठीक है, इसको फ्रैक्शनल बोल के बेचा जा रहा है। बट ठीक है, क्योंकि नया इकोसिस्टम है तो बहुत कुछ नया होगा, इसकी भी गाइडलाइंस आएंगी, बट आपको सतर्क रहना है। ये शौक के लिए इन्वेस्टमेंट है। आप एक हॉलीडे होम में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक्चुअल में एप्रिसिएशन या रेंटल यील्ड नहीं आ रहा है। पर ठीक है, आप गोवा में आप कोई बंगला खरीदना चाहते हो और वो 4 करोड़ का है क्योंकि आप गोवा जाने के शौकीन हो और अपने बंगले में रुकना चाहते हो, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, कैसे खरीदोगे? तो ठीक है, वो आपसे 10 लाख रुपए ले लेगा, आपको एक पेपर साइन करके दे देगा कि आप भी इसके ओनर हो और आप 10 नाइट 15 नाइट रुक सकते हो, बट दैट इज नॉट वेल्थ बिल्डिंग। वो आपकी शौक का इन्वेस्टमेंट है, वो थोड़ा सा ट्रिकी भी है। यू शुड ऑलवेज लुक इनटू पेपर वर्क कि वो आपको दिया क्या जा रहा है। ओनरशिप बोल के कई लोग आपको एक बेसिक एग्रीमेंट हाथ में दे रहे हैं, जो मुझे अगेन उस तरफ लोगों को बोलना पड़ेगा कि जो रियल एस्टेट स्कैम्स होते हैं उसका जनक यही सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो यू हैव टू बिट वरीड अबाउट इट कि इफ आई एम डूइंग इट, मैं क्यों कर रहा हूँ, है ना। वेल्थ बिल्डिंग तो इससे नहीं होगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, आप ओनर एक्चुअली हो नहीं, आप सेलिंग हो रहा है, कुछ दिनों के लिए उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हो शायद। हाँ, वो आपसे ले लेगा, आपको 10 नाइट फ्री देगा। अब जब एग्जिट की बात आएगी कि मुझे एग्जिट करना है, मुझे मेरे 10 लाख वापस करो, वहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, ठीक है। बट अगेन मेरा एक क्वेश्चन वही है अभी भी कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत एग्जिस्ट करती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो ये शायद करना भी चाहेंगे। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद बहुत लोग होंगे जो कन्विंस्ड होंगे कि फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बट देन अगेन नॉट एवरीवन इज़ अ प्रॉप टेक लाइक मनोज सर। तो वेयर शुड वी गो फॉर द रियल एजुकेशन? हमें कहाँ से इन चीज़ों का एजुकेशन लेना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टी सही है, ये गलत, ये कंपनी सही है, ये गलत, ये मेथड सही है, ये गलत? हम लोग कैसे खुद को एजुकेट करें फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट और रीट्स के बारे में? हम माइक्रोमिट्टी बनाने के पीछे विजन ही यही है, वी वांट टू एजुकेट पीपल। इसका सही तरीका होना ये चाहिए कि ऐप बेस्ड प्रॉपर्टी चेन डॉक्यूमेंट एवरीथिंग शुड बी देयर। वहीं पे आपको प्रॉपर्टी के सारे चेन डॉक्यूमेंट मिले। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1925 से डॉक्यूमेंट चेक करना पड़ता है, किसी को नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता, बिल्कुल बड़े लोगों को पता है। हम वही कर रहे हैं। अगर हम कोई प्रोजेक्ट लेकर आने वाले हैं तो आपको 1925 से डॉक्यूमेंट वहाँ मिलेंगे, चेन डॉक्यूमेंट्स। आपको सारे इन्वेस्टर्स ट्रांसपेरेंटली दिखेंगे, ठीक है, कि इसमें इन्वेस्टर्स कौन लोग हैं, कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, क्या ग्रोथ हो रही है इसके अंदर, हिस्टोरिकल डेटा क्या है इस लैंड के आसपास का। ये सारी चीज़ें माइक्रोमिट्टी का विजन है कि हम एजुकेट करें।
और यहीं पे इसी कारण आम आदमी इसमें इन्वेस्टर बन पाएगा। ओके, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है सर। बट फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट शायद सुन के मुझे थोड़ा सा वैसा लगने लगा है इतनी बातें करने के बाद कि यार मेरे पास में 10 लाख है, मेरे दोस्त के पास में 20 लाख है, मेरा एक और कोई कज़िन है उसके पास में 40-50 लाख है, हम 5 दोस्त और भाई लोग मिलकर के 2-2.5 करोड़ जितना इन्वेस्टमेंट तो हम भी कर ही सकते हैं। तो क्यों ना हम लोग ही शुरू कर लें, हम इतनी बड़ी कंपनीज के साथ जहाँ हम एक छोटे से शेयर होल्डर होंगे, तो वाई वी शुड एसोसिएट विथ बिगर कंपनीज एंड हम छोटे 4-5 दोस्तों का ग्रुप मिलके क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर लें। देखिए यहीं पे अर्ली इन्वेस्टमेंट का टॉपिक आता है। अब फ्रैक्शन नहीं रह गया, अब अर्ली इन्वेस्टमेंट। अर्ली इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, बिल्डर और कॉलोनाइजर पैसा कैसे बनाता है। हाँ, ठीक है, तो कोई कॉलोनी का प्रोजेक्ट अगर आपको चालू करना है तो मिनिमम 10 एकड़ लैंड होना चाहिए, आपको उसका टीएनसी कराना है। अब ये तो आम आदमी को नहीं पता, जमीन का रेट है 8 करोड़ रुपए मिनिमम, तो 80 करोड़ के प्रोजेक्ट में आप 2.5 करोड़ से एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, तो जहाँ एप्रिसिएशन होगा बड़े प्रोजेक्ट में, आप छोटा प्लॉट ले सकते हो तो वो प्लॉट लेने वाली बात होगी। वैल्यू एडिशन कैसे होगा, ब्रांड से वैल्यू एडिशन होता है, वहाँ क्या बन रहा है उससे वैल्यू एडिशन होता है। तो जो बड़े प्रोजेक्ट्स में जो पैसा बनता है वो छोटे प्रोजेक्ट में नहीं बनता। ओके, ठीक है, ये दिस इज वन ऑफ द रीजंस। सेकंड, अगेन आप यार दोस्त मिलके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसमें कोई टॉपिक नहीं है। आपके आम आदमी का टाइम नहीं है, आपके पास पैसा तो है, ठीक है, आप ऑफिस में 10 to 5 आप ऑफिस जा रहे हो, सैटरडे संडे आपका है, एक्चुअल में आपके पास प्रॉपर्टी का नॉलेज इन डेप्थ तो नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नॉलेज नहीं है, बहुत कुछ है, बट इन डेप्थ नहीं है। आपको फ्यूचरिस्टिकली नहीं पता कि कहाँ पे रोड आने वाला है, कहाँ पे ब्रिज बनने वाला है, कहाँ पे डेवलपमेंट होने वाला है। ये एज अ ग्रुप ब्रांड्स को पता होता है। तो जब हम एक बड़ा फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं या जिस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स एक बड़े बिल्डर को पता है या शहर का डेवलपमेंट विकास किधर होने वाला है, इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट हम लाने वाले हैं उसके लाने से भी उस एरिया में लैंड में बढ़ेगा, इट्स अ वैल्यू एड ऑन। ठीक है, तो उसका पार्ट आप कैसे बनेंगे। इसलिए आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर वर्सेस अ कलेक्टिव इन्वेस्टर इन अ बिगर प्रोजेक्ट विल ऑलवेज बी बेनिफिशियल। हाँ जी, बराबर है। तो ये जो एक बात थी ना, इससे मुझे ये ज़रूर समझ में आ गया, मेरे क्वेश्चन का आंसर मुझे मिला कि हम 4-5 दोस्त मिलके करेंगे तो शायद हम एक्स अमाउंट ऑफ ग्रोथ ले पाएंगे, लेकिन अगर हम किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ में मिलकर अगर ये काम करते हैं तो उसकी लीगैलिटीज़ भी स्ट्रांग होंगी, प्लस वो एक्स की जगह 2x 3x भी हो सकता है। एम आई राइट? यस यस, डेफिनेटली बात है। ये जो प्रॉपर्टीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें जो ये प्रॉपर्टी की वैल्यू हमें बताई जा रही है एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, हम लोग तो इतने बड़े प्रॉपर्टीज़ का वैल्यूएशन समझते नहीं हैं, हम कैसे इस बात को एक्सेप्ट कर लें या हमें कैसे भरोसा हो इस बात पर कि जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनका वैल्यूएशन जो हमें बताया जा रहा है वो सही वैल्यूएशन है, वो ओवर प्राइस्ड तो नहीं है, ऐसा तो नहीं हमसे एक्स्ट्रा पैसा ले लिया जा रहा है, जितनी उसकी कीमत नहीं है उससे ज़्यादा पैसा ले लिया जा रहा है, ये कैसे देखा जाए। अभी आप कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं तो किससे पूछते हैं? शायद किसी ब्रोकर से, ब्रोकर से पूछते हैं, पड़ोसी से पूछते हैं, क्या वो ऑथेंटिकेट है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो इसके 2 एस्पेक्ट है। एक, ठीक है, आम आदमी तो वही कर पाएगा जो वो कर सकता है। हाँ जी, इसमें ब्रांड्स का बहुत बड़ा रोल होने वाला है ना। Okay. ब्रांड बिल्डिंग, जो ब्रांड्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म्स बनना चाहती हैं या फ्रैक्शनल बनना चाहती हैं, उन्हें इस पर बहुत काम करने पड़ेगा ब्रांड ट्रस्ट बनाने के लिए। तो आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, हर आम आदमी का क्वेश्चन होगा। मुझे लगता है कि इस पर काफ़ी कुछ काम हो सकता है, जो प्रोजेक्ट आम आदमी को बेचा जा रहा है, क्योंकि इकोसिस्टम में अभी जो हो रहा है, मुझे अभी भी लगता है कि काफ़ी जगह पे आपको कमर्शियल रियल एस्टेट लीजिंग जो बेचा जा रहा है उसमें एक्चुअली बिल्डर एग्जिट कर रहा है। वो एप्रिसिएशन का फ़ायदा ले चुका है। ओके, अब आपको रेंटल यील्ड के नाम पे वो प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, तो आपको एप्रिसिएशन से तो बाहर रखा है। तो मैं इसलिए आपकी उस बात से एग्री हूँ कि क्या इकोसिस्टम अभी भी सही जा रहा है? शायद नहीं। वहीं मैं बोलता हूँ कि अर्ली इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब अर्ली इन्वेस्टमेंट में क्वेश्चन तो तब भी वही रहेगा कि आज प्रॉपर्टी का भाव क्या है। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं जाएंगे, जिसमें हम सर्वेस की बात करेंगे, जिसमें हम एल्गोरिथम्स की बात करेंगे कि आजू बाजू प्रॉपर्टी बिके कितना है, जो हम करेंगे टेक्नोलॉजी के थ्रू, आम आदमी को तो थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा कि आप वो लोकेशन जाके देखिए, आजू बाजू पूछिए रेट क्या है, फिर आपको क्या रेट पे दिया जा रहा है। सबसे बेसिक तरीका तो वही है। बट क्योंकि ये लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये चंद में लैंड खरीदी जाती है, तो एट द एंड ऑफ द डे जो आप एक क्लास में प्लॉट खरीदने वाले हो या ऑफिस खरीदने वाले हो, उससे तो आपको सस्ता इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है। फिर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हर कोई आदमी इसमें सही काम कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ओके, ये बहुत अच्छी बात है। और हालांकि सेबी जैसी बड़ी एंटिटीज़ की अगर इसमें एंट्री हो जाएगी तो मुझे लगता है कि फिर ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाएंगी। वही हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। सेबी ने गजट पेपर लाया है, मुझे पता है इसके आगे भी काम करता रहेगा।
फिनटेक में काफ़ी काम हो रहा है। आरबीआई ने भी जैसे पेटीएम पेमेंट बैंक पे जो रोक लगाया है तो वो केवाईसी नॉर्म्स के कारण ही लगाया है। सो जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, सेबी, आरबीआई, एमसीए, ये काफ़ी एक्टिवली काम कर रही हैं। तो रूल्स रेगुलेशन, पैसा कैसे लेना है, पैसा कहाँ लगाना है, पैसा कितना लगाना है, एग्जिट कैसे होगा, कैसे रिटर्न देंगे, ये सब कुछ काफ़ी अच्छे से अब डिफाइन होते जा रहा है। ओके तो अभी तो थोड़ा सा आपने जैसे शुरुआत में हमारी बात हुई थी कि थोड़ा ग्रे एरिया है ये, अभी ऑर्गेनाइज नहीं है मार्केट। जब ये ऑर्गेनाइज हो जाएगा तो इसका फ्यूचर क्या होगा? देखिए, रियल इस्टेट मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं है, ये तो सब एग्री करते हैं। फ्रैक्शनल ही इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। सबसे पहला आपका पैसा ए में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ए और बी का टॉपिक हम सब समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक नंबर का पैसा इन्वेस्टमेंट की बात करें तो एवरीथिंग इज लीगल, ठीक है। दूसरा, आपको पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंट या इवन हार्डकोर स्टॉक सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं, जो पहले पॉसिबल नहीं था। तो फ्रैक्शनल अगेन इज अ रिवॉल्यूशनरी वे फॉर आम आदमी। एचएनआईज तो कैसे भी मिलजुल के इन्वेस्टमेंट कर लेते थे पहले, है ना। आम आदमी के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मेरा पैसा कैसे सेफ है, मुझे क्या पेपर मिलेगा। वो ये फ्रैक्शनल अर्ली इन्वेस्टमेंट, जो टोकनाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं, इसके कारण सिक्योर्ड हो रहा है। ओके अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे हम लोग तो आपकी जो कंपनी है माइक्रोमेटी, वो इंदौर बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, बट ये पॉडकास्ट डेफिनेटली और लोग देख रहे होंगे जो इंदौर के बाहर भी एग्जिस्ट करते हैं। किसी को भी अगर इस लाइन में आकर इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज़ करना है तो उसे प्रॉपर्टी चूज़ करते टाइम या वो कंपनी चूज़ करते टाइम या जो भी उसका तरीका है वो चूज़ करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, माइक्रोमेटी में प्रॉपर्टीज में भी इंदौर बेस्ड है, बट हमारा विजन ग्लोबल है। इन्वेस्टर कैन बी ग्लोबली। तो लाइक आई सेड, इंडिया विल बी $10 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो शहर भी बढ़ेगा। इंदौर इज़ वेरी वेल प्लेस्ड। तो हम चाहते हैं कि ग्लोबल पैसा इंडिया में आए। इंडिया में आएगा तो टियर 1 सिटी में तो लैंड नहीं है, तो टियर 2 सिटी में वी आर वेरी वेल प्लेस्ड। तो पैसा तो सब तरफ से आएगा, इंदौर में आएगा, और हम चाहते हैं कि आप इसका पार्ट बने। अब रही बात प्रॉपर्टी कैसे सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि यदि आप इंदौर सिलेक्ट कर रहे हैं और हमारा रीज़न इंदौर सेलेक्ट करने का, तो ग्रोथ अपने आप होने वाली है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, इंडिया लेवल पे फिनोमेना होने वाला है, तो शहर तो बढ़ने ही वाला है, ठीक है। अब आप थोड़ा और अगर सिलेक्टिव हो जाएंगे, अगर आप इंदौर के रेजिडेंट है तो आप कैन बी वेरी मोर सिलेक्टिव कि नहीं इंदौर में भी कहाँ। तो अगेन आपको ये देखना है कि अभी डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है। हम इंदौर से 100 किलोमीटर जाकर किसी गाँव में ज़मीन नहीं लेना चाहते। हम स्ट्रेटेजिकली आज शहर कहाँ बढ़ने वाला है, सुपर कॉरिडोर विल ब्रिंग प्रोजेक्ट देयर, हमें लगता है बाईपास विल ब्रिंग प्रोजेक्ट देयर। तो आप किसी भी कंपनी का लें, इफ इट इज़ नॉट अस एनीबडी एल्स, जस्ट लुक एट कि वो लोग डेवलपमेंट, ये जो प्रोजेक्ट्स दिखा रहे हैं उस एरिया का डेवलपमेंट क्या है ना। मुझे ऐसा लगता है आम आदमी क्योंकि अभी भी थोड़ा इनसिक्योर रहेगा रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट में और थोड़ा लिक्विडिटी का कंसर्न रहेगा, तो बड़े बेसिक्स हैं रियल इस्टेट के। इसका फ्रैक्शन से लेना देना नहीं कि आप जहाँ ग्रोथ हो रही है उसी एरिया में जाए। थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, बट इसीलिए फ्रैक्शन आया है ना, बजाय कि शहर से काफ़ी दूर कहीं जाए। लीगलिटी के एस्पेक्ट्स बिल्कुल क्रॉस चेक करें, सारे डॉक्यूमेंट्स देखें। आप ना सिर्फ कंपनी जो बोल रही है, आप जो एक्सपर्ट ब्रोकर्स हैं या एक्सपर्ट रियल इस्टेट के रेरा अथॉरिटी है, वहाँ जाके हमें चेक जरूर करवाएं। ओके एंड आपने कहा जैसे इंडिया इज़ गोइंग टू बी अ $10 ट्रिलियन इकोनॉमी सून, तो एज अ प्रॉपटेक एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कि वो सपना जो है हिंदुस्तान का वो कितनी दूर है, इंडिया कितनी जल्दी उस जर्नी को पार कर पाएगा और उसमें रियल इस्टेट का क्या रोल रहेगा? 100% करेगा। हम लोग तो बहुत पॉजिटिव हैं, देश तो बढ़ेगा, देश को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप हम सब लोग मेहनती हैं, हम लोग 6 दिन काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं। देखिए यूरोप में रिसेशन आ रहा है, वो लोग 4 दिन काम करना चाहते हैं। ओके तो मुझे मेरे देश की जनता पे तो बड़ा भरोसा है ना। हम यूथ भी काम कर रहे हैं, तो देश तो बढ़ेगा। ज़मीन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बहुत ज़मीन तो उतनी ही है, ज़मीन इज़ लिमिटेड। ओके तो ये तो रियल इस्टेट का फिनोमेना है, वो तो बढ़ने नहीं वाली। तो इट इज़ अ कमोडिटी विच कैन नॉट बी ग्रोन। तो अर्लियर यू इन्वेस्ट, मुझे तो लगता है कि काफ़ी कुछ मिस कर चुके हैं जेनजी, बट फ्रैक्शनल ने एक वापस मौका दिया है री एंट्री का कि इस बस में अभी भी आप बैठ जाएं। बहुत ही बढ़िया। जेनजी की बात हो रही है और रियल इस्टेट की भी बात हो रही है और ग्रोथ की भी बात हो रही है, तो आप जेनजी को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के थ्रू, बिकॉज दे आर द नेक्स्ट जनरेशन हु विल बी टेकिंग ओवर द लीडिंग रोल। अगला उन्हीं के हाथ में होने वाला है सब कुछ, दे विल बी टेकिंग द लीडिंग रोल्स, राइट। आपकी तरफ से एज अ प्रॉपटेक एक्सपर्ट, एज अ इन्वेस्टर, आप जेनजी को क्या मैसेज देंगे कि आने वाले समय में इन चीज़ों का ध्यान रखिए अगर आप खुद की वेल्थ बिल्डिंग करना चाहते हैं तो? मैं जेन जी और जेन अल्फ़ा को भी इंक्लूड कर लेता हूँ, स्कूल एंड कॉलेज गोइंग बच्चे।
यू शुड बी फाइनेंशियली एजुकेटेड। ओके, आप फाइनेंस की बुक्स पढ़ना चालू कर दीजिए। हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम फास्ट पैसा कैसे कमाएं उसकी बात करते हैं। वेल्थ बिल्डिंग एक्चुअली जेंजी सोच नहीं रहा है, ठीक है। हमें सोचना चाहिए कि क्या हम जॉब में जाएंगे तो 10 साल 15 साल 20 साल बाद भी काम करते रहेंगे, क्या हम 60 साल की उम्र तक रिटायरमेंट तक काम करना चाहते हैं, जो जेंजी एक्चुअली करना चाहता नहीं है। तो वो एक्चुअली पॉसिबल होगा कैसे? आपको वेल्थ बिल्ड करना पड़ेगा। वो रियल इस्टेट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है, बट यू शुड बी फाइनेंशियल एजुकेटेड। ज़ेन अल्फ़ा जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें भी चाहता हूँ कि वो लोग फाइनेंशियल एजुकेशन में बहुत ध्यान दें, समझें कि मेरा पोर्टफोलियो बनेगा कैसे, मेरी वेल्थ बनेगी कैसे, क्योंकि इट हैज़ टू स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो वेल्थ बिल्डिंग पे बिल्कुल अपना ध्यान लगाएं, वरना आप फिर उसी तरीके से 60 रिटायरमेंट तक काम करेंगे, जो मुझे पता है कोई करना नहीं चाहता। तो प्लीज़ बी नॉलेजेबल, क्या इंडस्ट्री में हो रहा है, फिनटेक में क्या हो रहा है। फिनटेक बड़ा नया फिनोमिना है, जिस तरह से हमारा देश बढ़ रहा है, फिनटेक बढ़ रहा है। तो फिनटेक प्रॉपटेक सिनोनिमस है, कुछ अलग नहीं है। प्रॉपटेक में भी पैसा ऑनलाइन आ रहा है, ऐप के थ्रू आ रहा है, दैट इज़ फिनटेक। तो आप ये सब नए ट्रेंड से जुड़े रहिए, जैसे लोग बिटकॉइन से जुड़े हुए हैं, है ना। हम बिटकॉइन पे डिस्कशन नहीं करते अभी कि वो अच्छा है बुरा है, बट जो है सो है। तो ये जो नया फिनोमिना आ रहा है, जहाँ पे आपको एंट्री पॉइंट मिल रहा है, थोड़ा एजुकेट अपने आप को रखिए, बाजार में क्या हो रहा है समझिए। यू विल बी एबल टू बिल्ड वेल्थ मच फास्टर देन अदर पीपल हु डन इट ऑलरेडी। एक चीज़ देश में देखने को मिली है कि हाँ ज़रूर हम मेहनत करेंगे तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी तो डेफिनेटली बन जाएंगे, बट स्कूल्स में फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत कमी है। साइंस तो बच्चा KG1 KG2 के बाद से ही पढ़ने लगता है, लेकिन कॉमर्स की, अकाउंट्स की, फाइनेंस की उसको इन्फॉर्मेशन 11th-12th में ही आकर के मिल पाती है। आपको नहीं लगता ये बदलना चाहिए? इसमें 2 जनरेशन की आप बात कर रहे हो। स्कूल वाली जनरेशन की बता दूं यार, हमारे यहाँ मिट्टी की गुल्लक होती थी पहले बचपन में, बिल्कुल। तो हम उससे सेविंग्स करना सीखे थे। हमें 5 पैसे की चुस्की खरीदने के लिए 5 पैसे 10 पैसे मांगने जाना पड़ता था माता पिता के पास। अब वो है नहीं, घरों में गुल्लक होती नहीं, तो सेविंग्स बच्चा पढ़ता नहीं, समझता नहीं। घर से शुरुआत तो घर से ही होती है। स्कूल में फाइनेंशियल एजुकेशन होना चाहिए, वेल्थ बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो, फिनटेक के बारे में बातचीत होना चाहिए। कॉलेज का क्या है ना, कॉलेज तो आम आदमी हम सब जानते हैं, हम ही उसी कॉलेज से निकले हुए हैं, और मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम नहीं करूँगा। हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि हमें क्या करना है। एवरीथिंग कैन नॉट बी इन द बुक्स। तो हम ब्लेम कर सकते हैं कॉलेज को कि हमें पढ़ाया नहीं जाता। हम कितना सेंसिबली पढ़ते हैं हमें भी पता है, हम कैसे एग्ज़ाम लास्ट मिनट ही देते हैं। हमें मे भी ये चीज़ US से सीखना चाहिए कि वहाँ पर बच्चे को एक्चुअली निकाल दिया जाता है, आपको घर से बाहर निकाल देते हैं, जाओ कमाओ। तो थोड़ा हमारा सोशल इकोसिस्टम भी वैसा है। अगर मैं कहीं वेटर बन के काम करने लग गया होटल में, तो हमारे सोशल इकोसिस्टम में मज़ा नहीं आएगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, उसको नीची नज़रों से देखा जाएगा। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, हम बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा मानते नहीं हैं, है ना। तो फाइनेंशियल एजुकेशन तब आएगा जब आप प्रैक्टिकली बाजार में कदम रखोगे। स्कूल कॉलेज में सिखाना चाहिए, कुछ कोर्सेज ऐसे होने चाहिए कि नया न्यू जनरेशन में क्या हो रहा है, वो तो एक ओवरऑल पेंडिंग है ही, लेकिन हम उसको ब्लेम करते रहेंगे तो कुछ सुधरेगा नहीं। आप बाहर जाके काम करिए ना, आप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलिए। बट कई लोग चाय का ठेला लगाते हैं, कई लोग भजिए बना रहे हैं, पाव बना रहे हैं, रील तो उनकी वायरल हो रही है, तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर? वो कमा रहे हैं अपना पैसा, खुद फंडिंग। जो गरीब लोग होते हैं, आपने स्टोरी पढ़ी होगी कि लैम्प के नीचे पढ़ते हैं, दिन में काम करते हैं, रात में काम करते हैं, और स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं। करो, अगर आप घर से संपन्न भी हैं तो भी आप कुछ काम करो। आप काम करने जाओगे, आपकी जेब में 2 पैसा आएगा तो आप उसको सिंसियरली इन्वेस्ट भी करोगे, वेल्थ बिल्डिंग की तरफ भी जाओगे। तो ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद सोचना चाहिए कि हम कैसे अपना वेल्थ कॉलेज स्कूल टाइम से ही बनाना चालू कर दें। और बहुत सारे एग्जाम्पल इंडिया में हैं, अच्छे बच्चे हैं जो कोई सॉफ्टवेयर कंपनी बना के बैठा है 10वीं 12वीं से, कोई यूट्यूब पे चैनल बना के बैठा है, रील्स बना रहा है, वो एजुकेशन की बात कर रहा है। टेक इंस्पिरेशन एंड डू इट। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने ये भी कहा था बीच में कि हमें $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के सफ़र में जो है 17-18 घंटे मेहनत भी करनी पड़े तो कर लेनी चाहिए, तो वो उससे मेरा थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट है। आप क्या सोचते हैं? यार, नारायण मूर्ति जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि यूथ को 17 घंटे काम करना चाहिए, बहुत सोशल मीडिया पे धुलाई हुई। देखिए, भावनाएं ये थी कि हमें मेहनती होना चाहिए, और इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, हम पिछले 2-3 साल से रिसेशन की बात कर रहे हैं। यूरोप में रिसेशन है, US में रिसेशन है, इंडिया में रिसेशन आया क्या? हमारा तो GDP बढ़ रहा है। क्या हमारे माता पिता 17-18 घंटे काम नहीं करते थे? मेरे फादर वॉज ए गवर्नमेंट टीचर, वो सुबह 7 बजे जाते थे, वो RTO में लाइसेंस बनवाते थे, वो प्रॉपर्टी का भी काम करते थे, और वो शॉप भी चलाते थे, तो करते थे।
आप लोग भी पीछे मुड़ के देखेंगे, अपने मम्मी पापा से पूछेंगे तो वो करते थे, क्या वो गलत करते थे? तो हमें 17 घंटे मेहनत करने, इसका मतलब 17 घंटे में ऑफिस जाना है, वो थोड़ा सा लिटरल सेंस में गलत ले लिया लोगों ने कि यार 17 घंटे ऑफिस में काम करने की बात कर रहे हैं, मैं क्यों करूँ? कोई नहीं बोल रहा आपको 17 घंटे काम करने के लिए, लेकिन 17 घंटे काम करने का मतलब है मे बी आप 8 घंटे ऑफिस जाते हैं, उसके बाद 2-4 घंटे आप अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करिए। अगर आप एक्चुअली वेल्थ बनाना चाहते हैं, देखिए जो हो गया वो तो हो गया, आपने क्या पढ़ा, आपका कहाँ जॉब लगा, वो तो सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन फ्यूचर आपके हाथ में। कुछ मेहनत थोड़ा ज़्यादा कर लिया अपने लिए, कुछ फाइनेंशियल एजुकेशन पे बात कर लिया, कुछ बुक्स पढ़ लिया। क्या हम करते हैं? हम तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन देखते हैं रात में, कोई सवेरे टाइम से ऑफिस भी नहीं जाते। तो क्योंकि, लेकिन ऐसा नहीं कि सब ऐसा कर रहे हैं, इसीलिए हमारे देश में रिसेशन नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने, या अभी भी बहुत लोग हैं ऐसे मेजोरिटी जो एक्चुअली मेहनत करती हैं, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है मंडे टू फ्राइडे का। तो मुझे तो मंडे टू फ्राइडे से बिल्कुल मैं इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप शनिवार रविवार भी ऑफिस जाओ, बट यू शुड वर्क, यू शुड बी एक्टिव, वरना तो नहीं हो पाएगा। फिर आप आम आदमी जैसा ही रहेंगे, उसके लिए ना आपकी कोई सरकार मदद कर सकती है, ना कोई और मदद कर सकता है। तो देश बढ़ रहा है, देश बढ़ेगा, जो मेहनत कर रहा है उसको मौका भी मिल रहा है, और जो नहीं करेगा वो ठीक है, दैट इज़ योर चॉइस। ये भी ठीक बात है। पर जैसे देश बढ़ रहा है, वैसे वैसे इन दिनों टैक्सेशन भी थोड़ा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा नहीं लगता है सर कि वेल्थ बिल्डिंग की जो ये जर्नी है, इसमें कहीं ये टैक्सेशन जो है ये थोड़ा सा रोकने लग जाता है आम जनता को? देखिए, सरकार को टैक्स तो देना पड़ेगा, वरना सरकार सड़क कहाँ से बनाएगी, है ना। अब यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। आपने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टैक्स नहीं भरा, ये उनके चुनावों में चलता है, उन्होंने कोई टैक्स नहीं भरा, फिर वो इतना अरबपति आदमी कैसे बन गया? हमारे देश में भी HNIs में, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन है, वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा डालते हैं जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आता है, तो वो 35% टैक्स नहीं भरते, है ना। टैक्स कौन भरता है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा लोग कौन रोते हैं? बजट आता है तब मिडिल क्लास। हमारा टैक्स स्लैब कम कर दूँ, होना चाहिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन जब तक सरकार नहीं करेगी तो क्या? यहीं पे फाइनेंशियल एजुकेशन, ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं कैपिटल गेन के जिसमें 10% टैक्सेशन होता है। देखिए, आप जो कमा रहे हैं उस पर कैसे टैक्स लग रहा है और आप कैसे कमा रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड क्लास को तो कट के ही मिलेगा, लेकिन जो पैसा आपकी जेब में आ गया, और इसका रियल एस्टेट से रिलेटेड एग्जाम्पल है, आप जब जमीन खरीदने जाते हो, आप कई बार गाइडलाइन से ज़्यादा पैसा देते हो क्योंकि आपके पास एक नंबर का ही पैसा है, तो आप एक्चुअली 35% टैक्स पेड पैसा दे रहे हो। 100 रुपये जो आप दे रहे हो, एक्चुअली 135 रुपये दे रहे हो, और उस पर 12% फिर ड्यूटी भर रहे हो। तो जो दूसरा बंदा प्लॉट खरीद रहा है, आप उससे ज़्यादा पैसा दे रहे हो सेम प्लॉट का। ये फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। कई लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं समझते, कई लोग वैसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं। AIF जो मैंने एक वर्ड यूज़ करा था थोड़ी देर पहले, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, ये डिज़ाइन ही इसीलिए किए जाते हैं कि HNIs, अल्ट्रा वेल्दी लोग इसमें पैसा डालें, उनका टैक्स बचे। बड़े लोगों की रेस पैसा कमाने की नहीं है, बड़े लोगों की रेस पैसा जो आ गया है कैपिटल, उसको बचाने की है टैक्स से। हम लोग लड़ रहे हैं टैक्स बचाने में। हमें भी लगना चाहिए पैसा कमाने में, और पैसा किस तरीके से कमाए कि हमें लीस्ट टैक्सेशन में हम आए। पैसे से पैसा बनाने का जो डिस्कशन है ना, वहाँ पे आप FD में पैसे से पैसा बना रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको वैसा फाइनेंशियल एजुकेशन होना ज़रूरी है कि आपका टैक्सेशन लोएस्ट ग्रेड में हो, ऑप्शंस एग्जिस्ट, आपको पता नहीं है। एजुकेशन की इतनी बात चल रही है तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ फिर कि एजुकेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों आपस में कितना इत्तेफाक रखते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल रखते हैं। आपको एजुकेट तो होना ही पड़ेगा, है ना। अब एजुकेशन का लेवल क्या है ये भी डिपेंड करता है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही, है ना, या आपको नौकरी नहीं मिल रही। आप अपने आप में झांक के देखिए कि जब हम कॉलेज से पास होकर आ रहे हैं तो एक्चुअली में आता क्या है? भीड़ लगी हुई है लोगों की, या आप देख लो सरकारी नौकरियों में लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, है ना। ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों है अनएम्प्लॉयमेंट की? देखिए, हर आदमी को सरकार नौकरी नहीं दे सकती, तो मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, दैट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू वॉट एवर दे कैन डू। बट हमें एज ए कंट्री, हमें एक देश, हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम बिजनेसेस की तरफ बढ़ सकते हैं, क्या बिजनेसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। और क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप ऐसे कई बिजनेसेस जो खुद कर सकते हैं, जिसमें आप अपना धंधा और उससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं जो आप एक आम आदमी एक जॉब में कमा रहा है। तो जॉब बुरा ऐसा नहीं है, लोगों की चॉइस होती है, कुछ लोग जॉब ही करना चाहते हैं, विच इज़ ओके, दे आर सेटिस्फाइड, एक सेटिस्फेक्शन का लेवल होता है। लेकिन अभी आप रील्स देख रहे हो, कोई पाव बड़ा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो मे बी यू डोंट वांट टू डू इट, विच इज़ ओके, मे बी यू वांट टू डू इट, आपको अच्छा लगता है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ग्लोबली अपना माल बेच सकते हो, ई कॉमर्स अपने आप में देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आप करिए।
आप एजुकेशन में कुछ अच्छा करिए। अगर आप खुद ही बोल रहे हैं एजुकेशन बेकार है और मुझे अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए हो रहा है, तो आप ऐसा छोटा इंस्टीट्यूट खोलिए। हमारे एग्जाम्पल्स हैं, सुपर 30 मूवी बनी थी ना, हाँ जी, बनी थी ना, तो किसी ने तो उसको पढ़ाना चालू किया। थोड़े दिन पहले ही 12वीं फेल भी आई थी, कोई तो पढ़ा रहा था। बहुत कुछ चीज़ें हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको लगता है कि मैं डिजर्विंग हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल रहा, तो हाँ, वहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप डिजर्विंग ही नहीं हो रहा, अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, आप अनएम्प्लॉयमेंट ही रहोगे। वो आपको सोचना है कि कैसे आपको स्किल सेट मिले। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, टैक्सेशन, ये देश के कुछ बहुत बड़े मुद्दे हैं। इसके साथ में कुछ दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा सुनने में आती हैं जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर कोई होगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। रिसेशन और इन्फ्लेशन, दो बड़ी टर्म्स हैं इकोनॉमी की। इसे आप थोड़ा आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे प्लीज़? देखिए, इन्फ्लेशन डिमांड सप्लाई गैप है। अगर आप खूब कमा रहे हैं, खूब पैसा आपके पास है, तो आप खर्चा करोगे और उतना सप्लाई नहीं है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये बड़ा सिंपल आंसर है, इतना सिंपल होता नहीं है। टेक्निकली काफ़ी लोग बोलेंगे गलत है, बट ऐसा ही है। अगर आप बहुत पैसा खर्च कर रहे हो, आपका देश में बहुत पैसा आ गया, लिक्विडिटी बहुत फ्लो आ गया, तो आपका परचेस पावर बढ़ जाएगा, आप कंजम्पशन बढ़ जाएगा। उतना सप्लाई है नहीं देश के अंदर, उतना उपज है नहीं। तो अब इसमें ऐसे देश हमें ये भी सोचना चाहिए, एक थोड़ा ऑफ द टॉपिक तरीका है इन्फ्लेशन कम करने का, कि हम लोग कहाँ पैसा खर्च करें। हम शादियों में पैसा खर्च कर रहे हैं, हम विदेश ट्रेवल कर रहे हैं, हम वो सब चीज़ें खरीद रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड में आप देखिए, वो लोग दिखावे पे पैसा खर्च नहीं करते, वो लोग कपड़ों पे इतना पैसा खर्च नहीं करते, वो शादियों में इतना पैसा खर्च नहीं करते। तो थोड़ा सप्लाई का इक्विलिब्रियम बना रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फ्लेशन घटाने के जो दूसरे तरीके हैं वो नहीं, वो सब होना चाहिए, बट ये क्योंकि हमारी आबादी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो इसका एक इम्पैक्ट है। अगर हम 7% इन्फ्लेशन हो रहा है और हमने ये कुछ चीज़ें भी देखा, तो 1% तो कम होगा, ऐसा मेरा सोचना है। तो थोड़ा सेंसिबल रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप की तरफ हमें बढ़ना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास पैसा आए तो वी डोंट स्पेंड लाइक एनीथिंग, क्योंकि एक तबका गरीब वो भी है जिस पे उसका इम्पैक्ट आता है, वो उसका परचेसिंग पावर उतना नहीं बढ़ा। ये हमारा एक कंट्रीब्यूशन हो सकता है जिससे हम देश के लिए काम कर सकते हैं। ओके, ग्रेट सर। इस पूरे पॉडकास्ट में आपसे बात करते समय मुझे बहुत बार एक टर्मिनोलॉजी बार बार सुनने को आई, HNI। HNI क्या होता है? हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, जिनके पास बहुत पैसा है, जिनका ओवरऑल नेटवर्थ ज़्यादा है। ओके, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्टिव आंसर, HNI क्या होता है? वो लोग, मैं नाम तो नहीं ले सकता, बट वो लोग जिन्होंने बहुत वेल्थ बनाया है, जिनको एक्चुअली जॉब करने अब जाना नहीं पड़ता, जिनकी दिन रात की दौड़ भाग या वो जो भी करते हैं पैसे के लिए नहीं होती, दे आर एंजॉइंग लाइफ, और उन्होंने कमाया है, वो उनका हक है। बट दोज आर HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनका नेटवर्थ, जिनकी टोटल वेल्थ, जिनकी ज़मीन जायदाद पैसा बहुत ज़्यादा है। ओके, इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक टर्म हम सभी को सुनने को मिलती है, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या होता है सर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? विदेशी कंपनी आपके देश में पैसा लगाएंगी तो दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर की कंपनी आपके देश में आएंगी, पैसा लगाएंगी, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको पैसा चाहिए, या देश में आपको फैक्ट्रीज लगाने के लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लेकिन नया टेक्नोलॉजी अफोर्ड करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो अगर बाहर से पैसा आपके देश में आता है तो दैट इज़ FDI, जिसका हमारे देश में भी काफ़ी काम हो रहा है और हमारी GDP बढ़ रही है, हमारे देश के लोग मेहनती हैं, तो FDI आ रहा है, काफ़ी पैसा आ रहा है। हमारा स्टॉक मार्केट प्राइमरी ड्रिवन FDI से ही होता था पहले तक। अभी रियल एस्टेट में भी आने लगा है काफ़ी पैसा, तेज बढ़ रहा है, डिफेंस में आने लगा है। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स है जिसमें FDI को बहुत तवज्जो दी गई है। टेस्ला आने वाली है हमारे देश में, ऐसा चल रहा है, वो भी FDI है। तो ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है? इन्फ्लेशन इससे बढ़ेगा या घटेगा? महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? ये बहुत अच्छी चीज़ है। पैसा तो देश से बाहर से ही आएगा। देश में जो बन रहा है दैट इज़ GDP। हम कितना ग्रो कर पा रहे हैं, उतना हम विदेशों में बेचते हैं, वो पैसा हमारे पास आता है। लेकिन हमारा काफ़ी सारा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, काफ़ी चीज़ें हमें बाहर से खरीदना होती है, तो हमें वो पैसा इंडिया में बाहर से डॉलर आना चाहिए। FDI में हमें सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम डॉलर में खरीदते हैं हर चीज़। विदेशों में डॉलर ही चलता है, रुपीज़ में आप नहीं खरीदते। तो आपके देश में भी डॉलर आना ज़रूरी है। बाहर का पैसा यहाँ आएगा तो सिर्फ पैसा नहीं आता है, पैसे के साथ में टैलेंट भी आता है, पैसे के साथ में टेक्नोलॉजी आती है, पैसे के साथ में आपका दूसरे देशों से संबंध सुधरते हैं। कई जगह आपने देखा होगा कि हमारे होस्टाइल नेशंस जो हैं उनको भी कंट्रोल करने के लिए दूसरी कंट्री आपकी मदद करती है, क्योंकि उनका पैसा हमारे यहाँ लगा है। तो ये सिर्फ इन्फ्लेशन या ग्रोथ से रिलेटेड टॉपिक नहीं है। FDI आने से आपकी जो, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा नहीं कभी। ओके, क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब हर देश में जो सबसे रईस आदमी है उसका पैसा 4 दूसरे देशों में भी लगा हुआ है।
तो पहले हम लड़ लेते थे दो देश, अभी सबसे पहले आपका देश का दूसरे देश को रोकेगा नहीं भाई। अगर युद्ध हुआ तो सबसे पहले मेरी नुकसान होगा गई। यदि आपको पता हो तो अभी रशिया यूक्रेन युद्ध में यूएस ने क्या किया, सबसे पहले जितने रशियन अमीर थे उनका सारा पैसा सीज कर दिया, क्योंकि आप पुतिन साहब से तो आपका मन बस नहीं चलेगा, उनको जो करना है करेंगे, लेकिन प्रेशर कैसे बनाएंगे। तो जितने रशियंस का जहाँ जहाँ यूएस में पैसा था उन्होंने सीज करना चालू कर दिया कि ये लोग प्रेशर बनाएंगे कि युद्ध ना हो। तो ये ऐसा ही होगा, क्योंकि अगर आप एक तरह से घुल मिल गए, हर आदमी का पैसा हर कंट्री में लगाए, तो कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो। तो ये बड़ा एक मेरा इंटरेस्टिंग सा थॉट प्रोसेस है कि मुझे नहीं लगता कभी वर्ल्ड वॉर 3 होगा। बहुत अच्छा आंसर था ये वाला। तो आपसे बहुत अच्छा लगा आज जो कॉन्वर्जेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हमको नई सीखने को मिली, बहुत सारे हमारे मन में जो क्यूरियोसिटीज़ थी उनका आंसर हमको मिल पाया। जाने से पहले एक आखिरी, आप हमारे जो ऑडियंस है उसको क्या एडवाइस देना चाहते हैं एज अ प्रॉपटेक इन्वेस्टर? पढ़ते रहिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने से मेरा मतलब कागजी स्कूल कॉलेज की किताब नहीं है, प्लीज़ पेपर पढ़िए। बड़ा सिंपल एडवाइस है, लोग नहीं पढ़ते। देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यूथ आजकल पेपर भी नहीं पढ़ता, न्यूज़ नहीं पढ़ता, उसे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ पढ़िए। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, शादी के बाद आपके बच्चों को भी काम में आएगा, है ना। आपके बच्चे आपसे पूछेंगे पापा ये देश का प्रधानमंत्री कौन है, या ये देश का इन्फ्लेशन जीडीपी, तब आप क्या जवाब देंगे। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नेक्स्ट जनरेशन ऑल्सो। तो प्लीज़ पेपर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, अपने आप को IQ लेवल जो अपना हम बोलते हैं ना, उसको प्लीज़ बढ़ाना बहुत ज़रूरी, कॉलेज की बुक से नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे ये चिंता भी है कि जो हमारे देश में लोग कर रहे हैं, जिस तरह से हम अमेजॉन नेटफ्लिक्स कल्चर की तरफ जा रहे हैं, जो अच्छा एंटरटेनमेंट के लिए सब कुछ करना चाहिए, बट काफ़ी लोग रातों रात भर सीरीज़ देख रहे हैं। तो कुछ डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ भी हैं, वो भी देख लो। तो दैट इज़ गुड फॉर एवरीबडी। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने इतना समय दिया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग इनटू अनदर पॉडकास्ट विद यू रियल सून। जाने से पहले बस हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपको यहाँ आकर कैसा लगा। मुझे विटपिट में आके बड़ा मज़ा लगा। लोगो इज़ फैंटास्टिक, द विटपिट, और यूथ एनर्जी कैशो यू आर ड्राइविंग लाइक एनीथिंग। तो मुझे अच्छा लगा, मुझे इंस्पिरेशन मिलता है कि आप लोगों से बात करके हम भी पढ़ें, हम भी लोगों को समझाएं कि नया जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगा। दिस इज इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू विटपिट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे मिस्टर मनोज धनोतिया, अ प्रॉपटेक इन्वेस्टर एंड एक्सपर्ट। बहुत सारी बातें हुई, बहुत कुछ सीखने मिला। मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है, जो जेन ज़ी है स्पेसिफिकली, उसको सबसे ज़्यादा अच्छी एडवाइस मिली होगी आज कुछ चीज़ों के ऊपर। और बहुत सारे लोग होंगे जिनका फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट और अर्ली इन्वेस्टमेंट जैसी चीज़ों के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे। तो यार मुझे तो बड़ा मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। और इसी तरह का विटी कंटेंट अगर आप लोगों को देखते रहना है, जो आपका नॉलेज भी एनहांस करे और आपको ज्ञान भी मिलता रहे, तो प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब विटपिट। और हाँ, शेयर करना मत भूलना।